कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम इंसान अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी, अपनी पूरी दिमागी ताकत उन चीज़ों को कंट्रोल करने में क्यों लगा देते हैं जो जो असल में हमारे हाथ में है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, और यही आज की इस गहन चर्चा का मुख्य विषय भी है। राइट। मतलब हम ट्रैफिक में फंसते हैं तो जोर जोर से हॉर्न बजाते हैं, जैसे हॉर्न से गाड़ियां हवा में उड़ जाएंगी। हम दूसरों के बर्ताव पर ऐसे गुस्सा होते हैं जैसे हमारे गुस्सा होने से उनका नेचर ही बदल जाएगा। तो आज के इस डीप डाइव में हम दी आर्ट ऑफ लेटिंग गो के इर्द गिर्द बुने गए विचारों का विश्लेषण कर रहे हैं। और हमारा मिशन भी यही है कि हम डिकोड करें कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो तनाव की असली जड़ है वो क्या है, और कैसे कुछ छोटे छोटे माइंडसेट शिफ्ट्स करके हम ओवर थिंकिंग से हमेशा के लिए आज़ादी पा सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल यानी नियंत्रण के इस भ्रम की। मतलब हम क्यों हर चीज का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। देखो, नियंत्रण की ये चाहत ना कोई अचानक पैदा हुई आदत नहीं है। अगर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता से नफरत करता है। अच्छा, मतलब वो आदि मानव वाले जमाने से। बिल्कुल। जब हम आदि मानव थे तो जिस चीज का अंदाजा हम नहीं लगा सकते थे वो सीधा हमारी जान ले सकती थी। इसलिए दिमाग ने एक सिस्टम बनाया कि हर चीज को कंट्रोल करो ताकि सुरक्षित रह सको। मेक सेंस। लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में दुनिया ना मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटी है। एक वो दायरा है जो हमारे सीधे कंट्रोल में है, जैसे हमारे अपने एक्शंस, हमारा रवैया या हमारी आदतें। और दूसरा वो दायरा है जो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है, जैसे दूसरों का बर्ताव, इकोनॉमी या फिर बारिश। हाँ, बारिश, बीता हुआ कल, भविष्य। और तनाव का जन्म तब नहीं होता जब चीजें खराब होती हैं। तनाव तब पैदा होता है जब हम इस समीकरण को उल्टा कर देते हैं। मतलब हम अपने एक्शंस को इग्नोर करके बाहरी चीजों को बदलने में अपनी पूरी बायोलॉजिकल एनर्जी झोंक देते हैं। ये तो ऐसा है जैसे कोई बाहर मूसलाधार बारिश को रोकने की कोशिश कर रहा हो, बजाय इसके कि वो बस अपना छाता खोल ले। एकदम सटीक उदाहरण है। बारिश रोकना हमारे हाथ में नहीं है, पर छाता खोलना है। जैसे मान लीजिए कोई किसी अहम परीक्षा की तैयारी कर रहा है, प्रश्न पत्र कैसा आएगा या रिजल्ट क्या होगा, ये सब तो बारिश की तरह है। हाँ, और उसकी अपनी तैयारी, उसका डिसिप्लिन, ये उसका छाता है। राइट। और जब फोकस रिजल्ट पर होता है तो एंजाइटी बढ़ती है, लेकिन फोकस तैयारी पर होता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पर ईमानदारी से कहूं तो थियरी में ये सुनना बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। असल जिंदगी में ये इतना आसान नहीं है। हाँ, मान लीजिए मैं किसी मीटिंग में हूं और कोई मेरे आइडिया का मजाक उड़ाता है। उस वक्त खुद को तुरंत रिएक्ट करने से रोकना इतना मुश्किल क्यों लगता है? उस पल ये सारी थ्योरी कहाँ गायब हो जाती है? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि उस पल में हमारा थिंकिंग ब्रेन या लॉजिकल दिमाग काम ही नहीं कर रहा होता है। न्यूरोसाइंस में इसे अमिगडाला हाईजैक कहते हैं। अमिगडाला हाईजैक, ये क्या होता है? मतलब जब कोई हमारा मजाक उड़ाता है तो हमारा दिमाग उसे एक सामाजिक खतरे की तरह नहीं बल्कि एक शारीरिक खतरे की तरह प्रोसेस करता है। उसे लगता है कि जैसे किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया हो। ओ, तो बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। एकदम सही। शरीर में तुरंत कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ऐसे में रिएक्ट करना एक बिना सोचा समझा सर्वाइवल रिफ्लेक्स बन जाता है। हम पलट के वार करते हैं या डिफेंसिव हो जाते हैं। हाँ, लेकिन रिएक्ट और रिस्पॉन्ड के बीच ना एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक अंतर है। रिस्पॉन्ड करने का मतलब है कि हम उस ट्रिगर और अपने एक्शन के बीच एक पॉज या ठहराव लाते हैं। और उस पॉज में क्या होता है? उस कुछ सेकंड के पॉज में हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है यानी लॉजिकल दिमाग, वो वापस ऑनलाइन आ जाता है और हम सोच समझकर चुनते हैं कि हमें कैसा बर्ताव करना है। मतलब हम सामने वाले के खराब बर्ताव को अपना बर्ताव नहीं बनने देते। हम अपना रिमोट कंट्रोल वापस ले लेते हैं। बिल्कुल। जब हम ये समझ जाते हैं कि किसी और के कड़वे शब्द उनका अपना मेंटल स्टेट है, हमारी असलियत नहीं, तो हमारी ऊर्जा उस फ्रस्ट्रेशन में बहने से बच जाती है। वाओ! ये छोटा सा शिफ्ट हमें विक्टिम की मानसिकता से निकालकर क्रिएटर बना देता है। जब इंसान खुद से पूछता है कि इस परिस्थिति में मेरा क्या कंट्रोल है, तो बेबसी की जगह एक अजीब सी पावर महसूस होती है। ये बहुत ही मुक्ति देने वाला विचार है कि बाहरी दुनिया का शोर हमें परेशान नहीं कर सकता जब तक हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। लेकिन मान लीजिए कि मैंने बाहरी दुनिया को कंट्रोल करना छोड़ दिया। ठीक है, मैंने मान लिया कि बॉस का मूड मेरे हाथ में नहीं है। फिर भी जब मैं रात को अकेले शांत कमरे में बैठती हूँ तो मेरे अंदर एक अजीब सा शोर चलता रहता है।
हमारा खुद का दिमाग जो लगातार बकवास करता रहता है, उसका क्या? हाँ, ये बहुत लोगों का सवाल होता है। देखो, हमारा माइंड ना एक मशीन की तरह है। जैसे दिल का काम है धड़कना, वैसे ही दिमाग का काम है विचार पैदा करना। वो लगातार थॉट्स जनरेट करता है। वो कभी चुप नहीं होता है ना? नहीं होता। हमारे दिमाग में एक डिफॉल्ट मोड नेटवर्क होता है, जो तब एक्टिव हो जाता है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। ये नेटवर्क पास्ट की घटनाओं को रिप्ले करता है और फ्यूचर के खतरे इमेजिन करता है। अच्छा, इसीलिए खाली बैठने पर ही सबसे ज्यादा ओवरथिंकिंग होती है। बिल्कुल। और इंसान की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक भूल यह है कि वो अपने विचारों को अपनी पहचान मान लेता है। अगर दिमाग में विचार आता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो इंसान उसे एक यूनिवर्सल फैक्ट मानकर डरने लगता है। विचारों को हम आसमान के बादलों से कंपेयर कर सकते हैं। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम हर गुजरते काले बादल को पकड़ने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि पूरी जिंदगी अब अंधेरे में ही गुजरेगी। बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी है ये। या फिर अगर आज के दौर की बात करें, तो हमारा दिमाग सोशल मीडिया की टाइमलाइन जैसा है। उस पर लगातार वीडियोस ऑटो प्ले हो रहे हैं, कुछ कॉमेडी हैं, कुछ हॉरर हैं। हमें हर वीडियो को पूरा देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम बस स्क्रॉल करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर मैं अपने विचार नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? क्या इसका मतलब ये है कि हमें अपने विचारों को पूरी तरह से इग्नोर कर देना चाहिए? नहीं नहीं, विचारों को इग्नोर करना या जबरदस्ती दबाना सबसे खतरनाक रणनीति है। साइकोलॉजी में इसे आयरॉनिक प्रोसेस थ्योरी कहते हैं। अगर मैं कहूं कि गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचिए, तो मैं तुरंत गुलाबी हाथी के बारे में ही सोचूंगी। हाँ, विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उनसे डिटैच होना है। हमें थिंकर नहीं, बल्कि ऑब्जर्वर यानी देखने वाला बनना है। जैसे सड़क किनारे खड़े होकर गुजरती गाड़ियों को देखना। अगर एक तेज रफ्तार गाड़ी गुजर गई, तो मैं उसके पीछे दौड़ने नहीं लगूंगी। मैं बस कहूंगी, ओह, ये एक डर का विचार है जो अभी मेरे दिमाग से गुजर रहा है। बिल्कुल। इसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन या विचारों को लेबल करना कहते हैं। जब दिमाग कहता है मैं किसी काम का नहीं हूं, तो हम इस विचार को लेबल करते हैं और कहते हैं मेरे दिमाग में अभी एक विचार आ रहा है कि मैं किसी काम का नहीं हूं। ये छोटा सा बदलाव सच में बहुत पावरफुल है ना? ये अमिगडाला के एक्टिवेशन को कम करता है। जब कोई खुद को ऑब्जर्वर मान लेता है, तो ओवरथिंकिंग का लूप टूट जाता है। और ये ऑब्जर्वर बनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम अपने विचारों से बहुत गहराई से जुड़ जाते हैं, तो हम परफेक्शन के जाल में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि हमारा हर काम एकदम फ्लॉलेस होना चाहिए। परफेक्शन का मतलब है बहुत सारा स्ट्रेस, जबकि प्रोग्रेस का मतलब है ग्रोथ। परफेक्शनिज्म इंसान को कोई भी काम शुरू करने से ही रोक देता है। क्योंकि दिमाग कहता है कि जब तक सारी लाइट्स ग्रीन नहीं होंगी, हम घर से नहीं निकलेंगे। और परफेक्शनिज्म को लोग अक्सर एक पॉजिटिव क्वालिटी मानते हैं। इंटरव्यू में लोग कहते हैं ना कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरा परफेक्शनिज्म है। हाँ, जैसे ये कोई मेडल हो। बिल्कुल। लेकिन असल में परफेक्शनिज्म सिर्फ फेलियर और शर्म के डर का एक फैंसी नाम है। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। मतलब इंसान को लगता है कि अगर उसका काम बिल्कुल परफेक्ट होगा, तो कोई उसे जज नहीं कर पाएगा। हाँ, और इसका जो कॉग्निटिव लोड है, वो इतना ज्यादा होता है कि काम शुरू करने से पहले ही इंसान की बैटरी ड्रेन हो जाती है। इसके विकल्प के तौर पर एक्सीलेंटिज्म या इंप्रूवमेंट माइंडसेट अपनाना ज्यादा फायदेमंद है। हाँ, जैसे एक बच्चा जो चलना सीख रहा है, अगर वो बच्चा सोचे कि जब तक मेरा बैलेंस एकदम परफेक्ट नहीं हो जाता, मैं जमीन पर पैर ही नहीं रखूंगा, तो वो कभी नहीं चल पाएगा। वो गिरता है, घुटनों के बल चलता है और उसी में दौड़ना सीख जाता है। राइट। या फिटनेस का उदाहरण लें, परफेक्ट जिम आउटफिट और परफेक्ट डाइट के इंतजार में इंसान शुरुआत ही नहीं करता। जबकि बिना परफेक्शन के रोज 20 मिनट व्यायाम करने से जो कंसिस्टेंसी बनती है, वही बदलाव लाती है। सही बात है। लेकिन यहाँ एक चीज मुझे खटक रही है। अगर मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हूँ और एक बहुत अहम प्रेजेंटेशन तैयार कर रही हूँ, तो वहां मैं बस शुरुआत करने के नाम पर गलतियों से भरा काम तो नहीं दे सकती। अच्छा सवाल है। क्या परफेक्शनिज्म छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने स्टैंडर्ड्स गिरा रहे हैं? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें, तो एक्सेलेंटिज्म का मतलब अपनी क्वालिटी गिराना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपना फोकस दूसरों के जजमेंट के डर से हटाकर काम के प्रोसेस को बेहतर बनाने पर लगाना। अच्छा, मतलब फोकस प्रोसेस पर है, रिजल्ट पर नहीं। हाँ, परफेक्शनिज्म में हम अपनी तुलना एक अनरियलिस्टिक आदर्श से करते हैं। एक्सेलेंटिज्म में हम अपनी तुलना अपने पिछले कल से करते हैं। हाँ, कि मैं कल से बेहतर हूं या नहीं। बिल्कुल। गलतियां दुश्मन नहीं हैं,
वो डेटा हैं, फीडबैक हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी इनोवेटिव कंपनियां मिनिमम वायबल प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, फीडबैक लेती हैं और उसे सुधारती हैं। यानी हम रिस्क लेने से नहीं डरते क्योंकि हमें पता है कि गलती का मतलब मैं खराब हूं नहीं है, बल्कि मेरा तरीका काम नहीं कर रहा, मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। एकदम सही। अब परफेक्शन की ये जिद आती कहाँ से है? क्यों हम हर चीज को परफेक्ट रखना चाहते हैं? मुझे लगता है इसके पीछे एक वजह है अटैचमेंट, यानी जुड़ाव। बिल्कुल, अटैचमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम किसी नतीजे से, पास्ट की किसी घटना से इस कदर चिपके होते हैं कि हम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। बाहरी सिचुएशंस हमें उतना दर्द नहीं देती जितना हमारा उन सिचुएशन से चिपक कर रहना दर्द देता है। देखो, अटैचमेंट और प्यार में बहुत बारीक अंतर है। हम इंसान अक्सर इन दोनों को एक ही समझ बैठते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। प्यार का मतलब है किसी चीज को एप्रिशिएट करना, लेकिन अटैचमेंट का मतलब है उस चीज पर अपनी पूरी खुशी को निर्भर कर देना। इसे ऐसे समझें कि प्यार का मतलब है एक फूल को देखना, उसकी खुशबू लेना और उसे पौधे पर रहने देना। और अटैचमेंट का मतलब है उस फूल को तोड़कर अपनी जेब में रख लेना। हाँ, जहां वो मुरझा जाता है। क्योंकि दुनिया और लोग हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए अगर हमारी खुशी बाहरी चीजों पर 100% डिपेंड है तो हमारा दुखी होना तय है। लेकिन बचपन से हमें सिखाया जाता है कि चीजों को, रिश्तों को, पुरानी यादों को कसकर पकड़कर रखना ही हमारी ताकत है। इसे लॉयल्टी माना जाता है। लेटिंग गो का मतलब तो ऐसा लगता है जैसे हम हार मान रहे हैं। ये तो बिल्कुल उल्टा नजरिया है। ये उल्टा जरूर लगता है, लेकिन मनोविज्ञान की सच्चाई यही है। अटैचमेंट एक अदृश्य जंजीर की तरह है। बाहर से लगता है कि इंसान आजाद है, लेकिन मानसिक रूप से वो बंधा हुआ है और बहुत भारी कॉग्निटिव लोड उठा रहा है। बिल्कुल। लेटिंग गो का मतलब गिव अप करना नहीं है। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला है अवेयरनेस कि मैं किस चीज से अटैच्ड हूं। दूसरा है रियलिटी को स्वीकार करना कि जो चीज जा चुकी है वो वापस पुरानी जैसी नहीं हो सकती। और तीसरा स्टेप? तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप है अपनी आइडेंटिटी वापस पाना। जब इंसान किसी चीज से बहुत जुड़ जाता है तो खुद को भूल जाता है। लेटिंग गो का मतलब है दर्द को छोड़कर सिर्फ लेसन और यादों को अपने पास रखना। इसका मतलब है कि हम अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव से करप्ट हो चुकी फाइल्स को डिलीट कर रहे हैं ताकि नए सॉफ्टवेयर्स के लिए स्पेस बन सके। जब तक हाथ में पुरानी चीज कस के पकड़ी हुई है, हम नई चीज को कैसे थाम सकते हैं? बिल्कुल, खाली स्पेस क्रिएट करना ही नई शुरुआत की पहली शर्त है। सही बात है। लेकिन पास को छोड़ने या ऑब्जर्वर बनने के सफर में एक रुकावट आती है, और वो कोई बाहरी इंसान नहीं बल्कि हमारे ही अंदर की एक आवाज है, इनर क्रिटिक या हमारा आंतरिक आलोचक। हाँ, वो आवाज जो हमेशा कान में फुसफुसाती है कि तू इतना अच्छा नहीं है, तू पक्का फेल हो जाएगा। राइट। ये आवाज इतनी हावी होती है कि हम बाहरी दुनिया की तारीफों को तो झुठला देते हैं, पर इस अंदर की आवाज को परम सत्य मान लेते हैं। ये इनर क्रिटिक असल में हमारा अपना लॉजिकल कंक्लूजन नहीं है, बल्कि ये हमारा कंडीशन्ड माइंड है। इंसान के दिमाग का विकास बचपन में बहुत तेजी से होता है। मतलब जो बचपन में सुना वही हमारी आवाज बन गई। हाँ, जब बचपन में पेरेंट्स या टीचर्स ने हमें किसी गलती पे डांटा तो हमने उस बाहरी क्रिटिसिज्म को अपनी अंदरूनी आवाज बना लिया, एक स्पंज की तरह सोख लिया। इसे एक ओवरली एग्रेसिव स्पैम फिल्टर की तरह देखा जा सकता है। जैसे ईमेल का स्पैम फिल्टर वायरस को रोकता है, लेकिन अगर सिक्योरिटी बहुत हाई हो तो वो काम की ईमेल्स को भी ब्लॉक कर देता है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। ये इनर क्रिटिक भी हमें फेलियर के वायरस से बचाना चाहता है, लेकिन इस चक्कर में खुशी और ग्रोथ के सारे ईमेल्स ब्लॉक कर देता है। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? क्या ये इनर क्रिटिक हमारा दुश्मन है या एक डरा हुआ दोस्त है? ये एक बहुत ही डीप नजरिया है। वो इनर क्रिटिक कोई शैतान नहीं है, उसका इरादा हमें रिजेक्शन से बचाना है। इसीलिए वो हमें कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देता। मतलब उसका तरीका आउटडेटेड हो चुका है? बिल्कुल, वो सुरक्षित तो रखता है पर ग्रो नहीं करने देता। इस आवाज को शांत करने का तरीका उससे लड़ना नहीं है, बल्कि सेल्फ कंपैशन या खुद के प्रति दया भाव लाना है। जैसे हम अपने किसी बहुत क्लोज और सपोर्टिव दोस्त से बात करते, वैसे ही खुद से बात करनी चाहिए। हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत के अनुसार जब हम खुद से दयालुता से बात करते हैं तो हमारे दिमाग के नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। जब हमारा दोस्त हारता है तो हम उसे ये नहीं कहते कि तू लूजर है, हम उसे ढाढ़स बंधाते हैं। तो खुद से बात करते वक्त हम इतने जालिम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सदियों से हमें यही सिखाया गया है कि खुद के प्रति कठोर होना ही अनुशासन है। लेकिन रिसर्च दिखाती है कि जो लोग खुद के प्रति दयालु होते हैं वे फेलियर के बाद ज्यादा तेजी से बाउंस बैक करते हैं।
तो हमें उस इनर क्रिटिक को क्या करना चाहिए? उसे गाड़ी की ड्राइवर सीट से हटाना होगा। उसे बाहर फेंकने की जरूरत नहीं है, बस पैसेंजर सीट पर बिठाना है। वो एक बैकग्राउंड नॉइज बनकर रह जाना चाहिए, लेकिन फैसलों का स्टीयरिंग हमारे कॉन्शियस सपोर्टिव माइंड के हाथ में होना चाहिए। वाह, क्या बात है! इस पूरी विस्तृत चर्चा के सभी पहलुओं को अगर एक साथ पिरोया जाए तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि सच्ची मानसिक शांति बाहर की दुनिया या मौसम को कंट्रोल करने से कभी नहीं मिलती। बिल्कुल, वो शांति खुद के माइंडसेट को शिफ्ट करने से मिलती है। चाहे वो परफेक्शनिज्म को छोड़कर एक्सीलेंटिज्म चुनना हो या अपने विचारों को एक टाइमलाइन का हिस्सा समझना हो। और इन सब बातों को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना बहुत प्रैक्टिकल है। जब भी दिन स्ट्रेसफुल हो तो बस एक पल रुकना है और खुद से पूछना है, क्या ये परिस्थिति मेरे सीधे कंट्रोल में है? और ये एक सवाल दिमाग के अमिगडाला को शांत कर देता है और फोकस को वहां ले जाता है जहां हम असल में कुछ कर सकते हैं। एकदम सही। और इस चर्चा को समेटते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प विचार आ रहा है। अभी हमने बात की कि कैसे बचपन में दूसरों की कही गई बातों को रिकॉर्ड करके हमारा दिमाग आज एक इतना कठोर इनर क्रिटिक बन गया है। अब जरा सोचिए, अगर अतीत का सेल्फ टॉक आज के व्यवहार को इतना प्रभावित कर सकता है, तो क्या आज हमारे सपोर्टिव और दयालु बातें भविष्य के लिए एक नया इनर गाइड या कोई सुपर हीरो नहीं बना सकती? क्या हम आज ही अपने फ्यूचर ब्रेन की नई प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं? ये वाकई एक बहुत ही शानदार नजरिया है। आज का हमारा सेल्फ कंपैशन ही कल का हमारा डिफॉल्ट माइंडसेट बनेगा। हम अपने अंदर जो बीज आज बोएंगे, भविष्य में हमारा दिमाग उसी की छांव में सुकून से बैठेगा। तो अगली बार जब जिंदगी में कोई स्थिति कंट्रोल से बाहर हो तो बारिश को रोकने की कोशिश में ऊर्जा बर्बाद करने से बचना चाहिए। बस एक गहरी सांस लें, अपना छाता खोलें और सफर का आनंद लें। याद रखने वाली बात यही है कि असली ताकत चीजों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि उन्हें समझदारी से लेट गो करने में है।